हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं एचडी क्लासेस। बच्चों, आज हम लोग फेज़ डायग्राम में एक वाटर सिस्टम के फेज़ डायग्राम पे डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि फेज़ डायग्राम ऑफ वाटर सिस्टम किस तरीके एग्जामिनेशन में हम ड्रॉ करेंगे और साथ साथ वो कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसे हम एग्जामिनेशन में अगर मेंशन करते हैं तो हम एक अच्छे नंबर्स ऑब्टेन कर सकते हैं वाटर सिस्टम के फेज़ डायग्राम में। और इसके साथ साथ हम लोग CSIR में प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे और इसके साथ एक क्वेश्चंस UPSC 2016 में पूछे गए थे फेज डायग्राम पे, उसका भी सलूशन इसी वीडियो में आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके पहले वाले वीडियो में हमने IIT जैम और गेट के फेज डायग्राम पे पूछे गए क्वेश्चंस का सलूशन प्रोवाइड करा चुके हैं। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसका लिंक पे जाके आप उस वीडियो को देख के ये एनालिसिस कर सकते हैं कि किस तरीके वेरियस एग्जामिनेशंस में फेज डायग्राम से क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं और पूछे जा रहे हैं। चलिए आज हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं फेज डायग्राम ऑफ वाटर सिस्टम। तो इसमें हम लोग क्या ध्यान रखें, 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो फेज डायग्राम ऑफ वाटर सिस्टम ड्रॉ करते समय हमेशा उन 5 पॉइंट्स को हमेशा याद रखेंगे और मेंशन करेंगे एग्जामिनेशन में। पहला पॉइंट जो है, फेज डायग्राम ऑफ वाटर सिस्टम में जो फ्यूजन्स कर्व होता है या मेल्टिंग पॉइंट जो कर्व होता है जिसे हम यहाँ पर रिप्रेजेंट किए हैं ग्राफ में OC से, वो निगेटिव होना चाहिए। पहला पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि इसमें जो मेल्टिंग पॉइंट कर्व और फ्यूजन कर्व जो होता है वाटर सिस्टम के केस में नेगेटिव होता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड में यही कर्व फ्यूजन कर्व पॉजिटिव होता है। नेगेटिव फ्यूजन कर्व या मेल्टिंग पॉइंट कर्व होने का मतलब ये है कि विथ इंक्रीज द प्रेशर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर या आइस डिक्रीजेस। तो पहला पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि जो मेल्टिंग कर्व होता है, मेल्टिंग पॉइंट कर्व in case of water system is क्या होगा, नेगेटिव स्लोप। सेकेंड पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि जो ये वेपराइजेशन कर्व है इसका जो एंडिंग पॉइंट है वो हमेशा एक फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर्स पे होता है, जिसके ऊपर वाले टेम्परेचर्स पे हमारा लिक्विड फेज एग्जिस्ट नहीं करता। चलिए हम फेज डायग्राम वाटर सिस्टम की बात करेंगे तो 3 फेजेज होते हैं यहाँ पे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो जो ये हमारा वेपराइजेशन कर्व है या वेपर प्रेशर कर्व जो है वो 2 फेज के बीच इक्विलिब्रियम होता है, लिक्विड और गैस के बीच। तो स्टार्टिंग पॉइंट O है लेकिन एंडिंग पॉइंट इसका B है, इसके ऊपर हम वेपर प्रेशर कर्व ड्रॉ नहीं करेंगे और जहाँ पे हम इसे एंड करेंगे उस प्रेशर को हम लोग कहते हैं क्रिटिकल प्रेशर्स और उस पार्टिकुलर टेम्परेचर्स को हम लोग कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। क्योंकि इस पॉइंट्स के बाद हमारा लिक्विड फेज डिसअपियर्स हो जाता है, तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। above the point B liquid phase cannot be present or disappear, therefore the vapor pressure curve is end at the point B। और उस केस में आप हमेशा एग्जामिनेशन में मेंशन करेंगे क्रिटिकल प्रेशर्स, उसके करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर होगा क्रिटिकल प्रेशर्स और उसके रिस्पेक्ट में जो टेम्परेचर होगा उसे आप क्रिटिकल टेम्परेचर मेंशन करेंगे। तो सेकेंड पॉइंट हम ध्यान रखेंगे कि क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल टेम्परेचर्स मेंशन करेंगे। फेज डायग्राम जब बनाएंगे वाटर सिस्टम का तो उसमें हम इस पॉइंट को मेंशन करेंगे। थर्ड पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो उसमें एक प्रेशर आपको याद रखेंगे 1 ATM या इसी कह सकते हैं 760 mm ऑफ Hg, 760 मिलीमीटर ऑफ द Hg। इस पार्टिकुलर प्रेशर के रिस्पेक्ट में आप डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे। ये कर्व को जहाँ जहाँ मीट करेगा उसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर और उस पॉइंट को किस नाम से जानते हैं ये भी आप ध्यान रखेंगे। जैसे अगर मैं इस पॉइंट्स को आगे ड्रॉ करता हूँ, विदड्रॉल करता हूँ, तो पॉइंट कर्व OC को ये यहाँ पे मीट करेगा, कट करेगा, उसके रिस्पेक्ट में जो टेम्परेचर होता है 0 और उसे हम लोग कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। उस पॉइंट को आप लिखेंगे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। सेकेंड, अगर इसी को हम लाइन को आगे विड्रॉल करते हैं तो ये वेपर प्रेशर कर्व को यहाँ मीट करेगा, उसके करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और वो टेम्परेचर को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो उसे आप लिखेंगे बॉइलिंग पॉइंट।
तो यहाँ पे दो टेम्परेचर आपको 1 ATM के रिस्पेक्ट में दो टेम्परेचर भी एग्जाम में मेंशन करना है। एक आपको होगा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, दूसरा होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो एक 0 पे होगा, एक 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो थर्ड पॉइंट हो गया। फिफ्थ पॉइंट की बात करेंगे तो जो ये हमारा स्लोप होता है पॉइंट ओ पे, सब्लिमेशन कर्व का जो स्लोप होता है और वेपर प्रेशर कर्व का जो स्लोप होता है, उसमें हमेशा ध्यान रखेंगे जो सब्लिमेशन कर्व का जो स्लोप होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है देन कंपेरिजन ऑफ वेपर प्रेशर कर्व के कंपेरिजन में। वेपर प्रेशर कर्व मतलब ये जो स्लोप होना चाहिए वो कम होना चाहिए, जबकि ये स्लोप आपका ज़्यादा होना चाहिए। दोनों का स्लोप बराबर नहीं रखेंगे आप एग्ज़ाम में, क्योंकि हमारे जो क्या करते हैं क्लैपेरॉन इक्वेशन से, उसमें डेल्टा एच जो सब्लिमेशंस होता है वो हमेशा ग्रेटर होता है डेल्टा एच ऑफ वेपर। सो स्लोप ऑफ dp/dt इन द केस ऑफ जब हमारा सॉलिड टू लिक्विड में कन्वर्ट होगा, उसका जो स्लोप होगा वो हमेशा ग्रेटर होगा देन द स्लोप ऑफ लिक्विड टू गैस। ओके, तो फोर्थ पॉइंट आप याद रखेंगे कि स्लोप हमेशा इस तरीके आप ड्रॉ करिएगा कि इसका स्लोप हमेशा सब्लिमेशन कर्व का स्लोप हमेशा ज़्यादा होना चाहिए दैन द वेपर प्रेशर कर्व के। थर्ड पॉइंट आपको ध्यान रखना है पॉइंट ओ के बारे में, जिसे कहते हैं ट्रिपलेट पॉइंट्स। इसके करेस्पॉन्डिंग आपको क्या याद होना चाहिए, इसके करेस्पॉन्डिंग आपको, सॉरी यहाँ पे गलत है, ATM ना होके बल्कि यहाँ पे होना चाहिए mm ऑफ Hg, mm ऑफ Hg होना चाहिए यहाँ पे। तो आपको हमेशा याद होना चाहिए कि पॉइंट ओ डिफिनिट जो ट्रिपलेट पॉइंट होता है, इट इज़ ऑलवेज ऑब्जर्व इन द केस ऑफ वाटर सिस्टम एट अ फिक्स्ड प्रेशर्स दैट इज इक्वल टू 4.4। फिफ्थ पॉइंट आप कहेंगे कि ट्रिपलेट पॉइंट्स के केस में जो प्रेशर की वैल्यू होती है वो 4.58 mm ऑफ Hg होता है, mm ऑफ Hg होता है, जबकि उसके करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर टेम्परेचर्स होता है वो होता है 0.0075 डिग्री सेल्सियस। तो ये 5 पॉइंट एग्जामिनेशन में हमेशा आप मेंशन करेंगे। पहला, नेगेटिव स्लोप होना चाहिए। दूसरा, क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर को आप मेंशन करेंगे जहाँ पे भी वेपर प्रेशर कर्व एंड होगा, क्योंकि उसके ऊपर लिक्विड फेज डज नॉट एग्जिस्ट, सो दिस इक्विलिब्रियम इज एंड एट द पॉइंट बी। थर्ड पॉइंट आप याद रखेंगे 1 ATM पे, अगर 1 ATM पे मेल्टिंग पॉइंट कर्व पे जो जहाँ पे ये कट करेगा उसके करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर होता है वो 0, और उस पॉइंट्स को हम लोग कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। इसी तरीके अगर उस लाइन को हम आगे प्रोसीड करते हैं तो वो वेपर प्रेशर कर्व को कहीं मीट करता है, उसके करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और उस टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। इसके साथ साथ स्लोप ऑफ द सब्लिमेशन इज ऑलवेज ग्रेटर दैन द स्लोप ऑफ वेपर प्रेशर कर्व। लास्ट पॉइंट, डेफिनिट ट्रिपलेट पॉइंट इज अपीयर्स एट द पार्टिकुलर प्रेशर्स 4.58 mm ऑफ Hg, करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर इज 0.075 डिग्री सेल्सियस। अब एग्जामिनेशन में इसे किस तरीके हम लिखेंगे, तो पहला पॉइंट आप लिखेंगे इस तरीके, द फेज डायग्राम ऑफ वाटर सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ 1 कंपोनेंट एंड 3 phases। द 3 phases कैन एग्जिस्ट, लिखा गया यहाँ पे द नंबर ऑफ द phases विच कैन एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम इन एनी टाइम डिपेंड ऑन द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड द प्रेशर। फिर आप इसके बाद क्या लिखेंगे, द फेज डायग्राम ऑफ वाटर सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बिलो। इस तरीके आप डायग्राम बनाएंगे, और डायग्राम बनाते समय इन 5 पॉइंट को ध्यान में रख के आप डायग्राम को ड्रा करेंगे। द फेज डायग्राम ऑफ वाटर सिस्टम आर कंसिस्ट ऑफ कर्व आपके हो जाएंगे OA, BO एंड OC, एरिया एंड द रीजन। इसी तरीके आपके 3 रीजन हैं बिटवीन द लाइन सच एज द AOB, AOC, BOC। तो यहाँ पे ये आपका एक एरिया हो जाएगा, ओके। इसी तरीके आपका ये एरिया हो जाएगा AOC, और एक आपका एरिया हो जाएगा COB। इस एरिया में आपके गैस फेज एग्जिस्ट करेंगे, इस एरिया में आपके सॉलिड फेज एग्जिस्ट करते हैं, और इस एरिया में आपके लिक्विड फेज एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ तक इस पॉइंट को लिखने के बाद आप आगे एक एक पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि कर्व को किस तरीके डिफाइन करेंगे, कर्व पे कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, ये किस तरीके एग्जाम में लिखेंगे। तो हम लोग पहले डिस्कस करते हैं कर्व OC के बारे में। तो लिखा गया है कि द कर्व OC को किस तरीके हम एग्जाम में लिखेंगे, द कर्व OC रिप्रेजेंट द इक्विलिब्रियम बिटवीन आइस एंड वाटर। इट इज कॉल्ड द फ्यूजन और द मेल्टिंग पॉइंट कर्व,
ओके। तो यहाँ पे हमारे दो फेज इक्विलिब्रियम में है, एक हमारा आइस हो गया, आइस इज इक्विलिब्रियम विद द वाटर, और इस कर्व को हम क्या लिखेंगे, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग कर्व ऑफ आइस। along this curve two phases namely ice and the water coexist in equilibrium. Therefore according to the phase rule equation, अब phase rule equation से चूँकि water is the example of one component system and there along this curve two phases are exist in equilibrium, तो P equal to 2 हो गया, C is 1, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम से निकालेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आएगा। 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम आता है तो उसे कहते हैं यूनिवेरिएंट। अब यूनिवेरिएंट का मीन ये है कि केवल आपको एक वेरिएबल चाहिए, आइदर टेम्परेचर और द प्रेशर, उसको डिफाइन करने के लिए। यदि आपको टेम्परेचर दे दिया गया है तो उसके करस्पॉन्डिंग आप प्रेशर बता सकते हैं। फ्रॉम द फिगर, उसके बाद लिख रहा है क्वेश्चन, उसके आगे लिख रहा है फ्रॉम द फिगर इट इज़ ऑब्जर्व दैट द लाइन ओ सी is inclined toward the pressure axis, mean it have a negative slope which indicate that the melting point of ice is lowered by increase the pressure, mean अगर आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस जो होगा डिक्रीज होगा। देखिए जैसे यहाँ पे आपने प्रेशर पहले ये था, आपने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, यहाँ कर दिया, तो देखिए मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है, टेम्परेचर लोअर्ड हो जाता है। और इस इक्वेशंस को हम लोग क्लैपेरॉन इक्वेशन से वेरीफाई भी कर सकते हैं। सिंस हम पढ़ते वाटर सिस्टम के केस में वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इज ग्रेटर देन द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, क्योंकि वाटर के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के कारण वाटर मॉलिक्यूल्स कैन एबल टू फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द सॉलिड फॉर्म, देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इज ग्रेटर देन द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, क्योंकि डेंसिटी ऑफ द सॉलिड is less than the density of a liquid due to the hydrogen bonding, and this property is known abnormal properties of water. अब जब आपका Vs जो हो गया ग्रेटर हो गया Vl से, तो यहाँ से निगेटिव वैल्यू आएगा, तो dp/dt आपका क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। जब हमारा सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपका नेगेटिव। इसी कारण जो होता है स्लोप इसका निगेटिव है, और इसका मीन क्या है, दिस मीन दैट द इंक्रीज ऑफ द प्रेशर लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। इसको एग्जांपल के साथ दिखाया गया, फिगर में भी है। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट द प्रेशर 5.58 mm ऑफ Hg इज 0.0075 डिग्री सेल्सियस। अब इस प्रेशर पे, इस पार्टिकुलर प्रेशर्स पे इस पार्टिकुलर प्रेशर पे 4.58 पे जो था उसका फ्रीजिंग पॉइंट था 0.007 पॉइंट, जिसे आपने ट्रिपलेट पॉइंट कहा था। लेकिन यही जब प्रेशर आपने इंक्रीज कर दिया एट द हायर प्रेशर 760 mm मीन 1 atm, जब ने आपने इसका प्रेशर बढ़ा के आपने कितना कर दिया, 1 atm कर दिया था। 1 atm को ही लिखते हैं हम लोग 760 mm ऑफ Hg। तो इस केस में इसका देखिए टेम्परेचर डिक्रीज करके कितना हो गया, 0.0 हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस। शो विथ इंक्रीज द प्रेशर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेस। तो कर्व ओसी के बारे में इतने पॉइंट्स आप मेंशन करेंगे। फिर इसी तरीके सिमिलरली आप कर्व ओए के बारे में लिखेंगे, तो द कर्व ओए रिप्रेजेंट, आपका जो कर्व ओए था वो रिप्रेजेंट करता था, यहाँ पे इस तरीके कर्व था आपका यहाँ पे, और फिर इसका इस तरीके था स्लोप। तो कर्व ओ ए जो आप था ये आपका ए और ओ है। तो कर्व ए ओ जो था आपको रिप्रेजेंट करता है सॉलिड आइस या वाटर एंड द वाटर वेपर, तो इसे हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन कर्व ऑफ आइस। तो ये हमारा सॉलिड आइस और वेपर के बीच इक्विलिब्रियम में है। फिर अगेन इसका फेज 2 हो गया, कंपोनेंट 1 हो गए। तो किसी भी कर्व के अलांग डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा वाटर सिस्टम के केस में 1 आता है। तो फिर वही लिखा गया अलांग दिस कर्व 2 फेज नेमली सॉलिड वाटर एंड द वाटर वेपर आर coexist in equilibrium, therefore according to the phase rule these are again univariant। अब देखिए यहाँ पे univariant का मीन लिखा हुआ है, thus for any particular या for any given temperature there exists one and only one vapor pressure। सिमिलरली अगर आपको वेपर प्रेशर दिया गया तो उसके करस्पॉन्डिंग केवल आपका एक ही टेम्परेचर होगा। आप निकाल सकते हैं किसी भी कर्व पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आता है वो यूनिवेरिएंट आता है। यूनिवेरिएंट का मीन ही यही है कि एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे उसके करस्पॉन्डिंग उसका फिक्स्ड प्रेशर होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं
नेक्स्ट क्या लिखेंगे एग्जामिनेशन में, हाँ फिर लिखा है सिंस डेल्टा एच हीट ऑफ सब्लिमेशंस इज एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन, यहाँ पे गलत है, यहाँ पे आप चेंज कर लीजिएगा, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो अगर एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन इज ग्रेटर देन एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, देन अकॉर्डिंग टू द कैप्लान इक्वेशन dp बाई dt इज इक्वल टू डेल्टा एच सब्लिमेशंस डिवाइड बाई t इंटू V2 माइनस V1, या डेल्टा V भी लिख सकते हैं इसको, या डेल्टा एच सब्लिमेशंस डिवाइड बाई t और डेल्टा V, इसी सभी वैल्यू पॉजिटिव होंगे, ये ग्रेटर है सब्लिमेशंस का देन डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन के केस में। तो इसका मीन्स स्लोप ऑफ जो होगा लिक्विड टू गैस कन्वर्ट जब करते हैं, मीन्स हम जब सब्लिमेशंस की बात करते हैं उसका स्लोप और वेपराइजेशन का कर्व जो स्लोप होता है वो हमेशा सब्लिमेशन का ज़्यादा होगा वेपराइजेशन के तुलना में। तो लिखा है दस एट द ट्रिपलेट पॉइंट स्लोप ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड सॉलिड to vapor transformation will be greater than that of the liquid to the vapor transformation। ओके, ये भी पॉइंट आपका इम्पॉर्टेंट है, इसको भी एग्जामिनेशन में आप मेंशन करेंगे। फिर लिखते हैं, आप पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं कर्व ओ बी के बारे में। द कर्व बी ओ रिप्रेजेंट द इक्विलिब्रियम बिटवीन द वाटर एंड वाटर वेपर। इट इज़ द नोन एज द वेपराइजेशन कर्व। अलॉन्ग दिस कर्व two phase namely water and the water vapor are coexist in equilibrium। ठीक है, यहाँ पे आपके वाटर और वाटर वेपर जो है आपके कोएग्जिस्ट हैं इन इक्विलिब्रियम में। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द फेज रूल दीज आर अगेन यूनिवेरिएंट एट 100, देखिए आप लिखा गया एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर, मीन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड दिस टेम्परेचर इज नोन एज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। द कर्व ओ वी, यहाँ लिखा है देखिए, द कर्व बी ओ हम एक्सटेंड करेंगे एज फार एज द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ वाटर, और जो क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ वाटर होता है वो 374 डिग्री सेल्सियस होता है। बिकॉज अबव दिस टेम्परेचर लिक्विड फेज कैन नॉट एग्जिस्ट। तो हम इस पॉइंट पे आके, पॉइंट बी पे आके उस कर्व को एंड कर देंगे, क्योंकि उसके ऊपर हमारा लिक्विड फेज एग्जिस्ट नहीं करता है, जिसके कारण हमें इक्विलिब्रियम ऑब्टेन्ड नहीं होगा। तो इतने पॉइंट्स आप कर्व के बारे में लिखेंगे एग्जामिनेशन में, तो आप अच्छे नंबर ऑब्टेन कर सकते हैं। फिगर को आप ड्रॉ करिएगा, फिगर को ड्रॉ करके आप आसानी से लिख सकते हैं कि इस कर्व को हम लोग सब्लिमेशन कर्व कहते हैं, इस कर्व को हम लोग, जो ये कर्व है इस कर्व को हम लोग वेपर प्रेशर कर्व कहते हैं। सब्लिमेशन कर्व के अलॉन्ग सॉलिड और लिक्विड आपके, सॉलिड और गैस आपके इक्विलिब्रियम होते हैं। इस पॉइंट्स पे अगर हम बात करेंगे वेपर प्रेशर कर्व की बात करेंगे तो लिक्विड और गैस इक्विलिब्रियम में है। सिमिलरली अगर हम फ्यूजन कर्व या मेल्टिंग कर्व की बात करेंगे तो इस पे हमारे सॉलिड, आइस और लिक्विड हमारे इक्विलिब्रियम है, और हर कर्व पे हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आता है, 0 आता है। तो इतने पॉइंट्स को आप एग्जाम में लिखेंगे। इसके साथ साथ आप एरिया को डिफाइन करेंगे। तो एरिया को हम डिफाइन करें, द रीजन बाउंडेड बाय द टू लाइन्स गिव द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड द प्रेशर अंडर विच अ सिंगल फेज इज एग्जिस्ट। तो यहाँ पे जो भी रीजन्स है, जैसे यहाँ पे इस रीजन की बात करते हैं, ए ओ बी रीजन की बात करेंगे तो इस रीजन में केवल एक सिंगल फेज गैस फेज एग्जिस्ट है। इसी तरीके अगर मैं रीजन की बात करूँ, ए ओ सी रीजन की बात करूँ तो यहाँ पे हमारे सॉलिड एग्जिस्ट है। इसी तरीके बी ओ सी रीजन की बात करेंगे तो केवल एक सिंगल फेज एग्जिस्ट करता है इक्विलिब्रियम में, और वो होता है आपका, इस केस में अगर बी ओ सी की बात करें तो लिक्विड फेज एग्जिस्ट है। तो यहाँ पे वही सेंटेंस लिखा गया है कि द रीजन बाउंडेड बाई द टू लाइन्स गिव द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब इसको हमें डिफाइन करने के लिए हमें दोनों वेरिएबल चाहिए, टेम्परेचर और प्रेशर, क्योंकि इस केस में किसी भी रीजन में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आता है वो 2 आता है। देखेंगे हम, इसमें लिखा भी गया है। फिर लिख रहा है क्वेश्चन, द एरिया बिटवीन द ए ओ बी वी हैव वाटर वेपर। तो इस केस में हमारा वाटर वेपर एग्जिस्ट है। इन एरिया, अगर मैं एरिया बी ओ सी की बात करता हूँ तो उसमें लिक्विड वाटर है, जबकि एरिया ए ओ सी की बात करेंगे तो वहाँ पे हमारा सॉलिड आइस है। द एरिया इज अ बाई वेरिएंट एज सो लोकेट एनी पॉइंट इन द एरिया। अगर किसी भी पॉइंट एरिया में किसी भी कोई भी पॉइंट है उसको डिफाइन करने के लिए हमें टेम्परेचर एज वेल एज द प्रेशर मस्ट बी फिक्स्ड। तो किसी भी एरिया में अगर हमें किसी भी पॉइंट को डिफाइन करना है किसी भी एरिया में, तो हमें दोनों वेरिएबल चाहिए,
करेंगे टेम्परेचर और प्रेशर। इसको चीज़ को हम फेज डायग्राम, फेज रूल से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द फेज रूल इक्वेशन F = C - P + 2, तो कंपोनेंट हमारे 1 आए, फेज हमारे एक ही है इस केस में एरिया में। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा, मतलब वाई वेरिएंट होगा, और वाई वेरिएंट मतलब वी नीडेड ऑफ द 2 वेरिएबल टू डिफाइन द एनी पॉइंट ऑन दिस रीजन, देयरफॉर टेम्परेचर एंड प्रेशर बोथ आर नीडेड। जबकि इसके पहले वाले क्वेश्चन में, इसके पहले वाले कर्व में हमारा जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आया था 1, तो उस केस में मुझे केवल एक वेरिएबल, अगर आपने मुझे टेम्परेचर दे दिया तो उसके करस्पॉन्डिंग प्रेशर फिक्स हो जाता है, मतलब केवल टेम्परेचर बता देंगे तो मैं बता सकता हूँ कि प्रेशर कितना है। लेकिन इस रीजन की बात करें किसी रीजन में, तो किसी रीजन में किसी पॉइंट को डिफाइन करने के लिए हमें दोनों के दोनों वेरिएबल चाहिए। नाउ वी डिस्कस द फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज द ट्रिपलेट पॉइंट। तो ट्रिपलेट पॉइंट एक ऐसा पॉइंट्स होता है जहाँ पे तीनों कर्व आके मिलते हैं। तो इट इज़ द पॉइंट वेयर द 3 कर्व AO, BO एंड OC मीट। एट दिस पॉइंट 3 फेजेस आइस, वाटर एंड द वाटर वेपर आर इन इक्विलिब्रियम। यहाँ पे तीनों फेज इक्विलिब्रियम है, सॉलिड इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड, इक्विलिब्रियम विद द वेपर। तो सो दिस पॉइंट हैव अ डिग्री ऑफ फ्रीडम 0, तो इसलिए ये डिफिनिट पॉइंट होगा। तो लिख रहे हैं यहाँ पे द पॉइंट O इज़ वेल डिफाइंड पॉइंट करिस्पॉन्डिंग टू डिफिनिट टेम्परेचर। आपको ये फिक्स टेम्परेचर पे मिलेगा 0.075 डिग्री सेल्सियस एंड द डिफिनिट प्रेशर 4.58 mm। तो ये एग्जाम में आप जरूर मेंशन करेंगे कि ट्रिपलेट पॉइंट किस टेम्परेचर और किस प्रेशर पे मिलता है। द सिस्टम एट द पॉइंट O हैज़ अ नो डिग्री ऑफ फ्रीडम, और इसको हम लोग कहते हैं इट इज़ इनवेरिएंट। दिस कैन बी आल्सो एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ फेज रूल इक्वेशन F = C - P + 2। तो यहाँ पे कंपोनेंट 1, फेज आपके 3 हैं, +2 इसका आपके ऐड कर देंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका 0, मीन इनवेरिएंट, मीन यह डिफिनिट पॉइंट्स है। इस फिक्स टेम्परेचर और फिक्स प्रेशर पे ही ये पॉइंट हमें अपीयर्स होगा। तो इतना पॉइंट, इसके साथ साथ एक मेटा स्टेबल पॉइंट्स के बारे में भी बुक में डिस्कस है, उसको भी आप दिखा सकते हैं, जिसे हम OA' से डिनोट करते हैं। नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आस्क्ड इन द CSIR जून 2016 में। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था द फेज डायग्राम ऑफ अ कंपाउंड, कोई कंपाउंड उसका फेज डायग्राम आपको दिया गया है। इसमें दिया क्या क्या था, द स्लोप ऑफ लाइन OA, AC एंड AB। तो जो आपका ये स्लोप है इसका आपको दिया था tan, मतलब स्लोप ऑफ OA आपको दिया है tan π/4, और जो स्लोप ऑफ OA है तो सॉलिड और गैस के बीच है, तो इसे हम लोग सब्लिमेशन कर्व कह देंगे, स्लोप ऑफ सब्लिमेशन। ये आपका स्लोप है सब्लिमेशंस का। इसी तरीके आपको दिया है AC की बात कर रहा है तो AC लिक्विड और गैस के बीच में है, तो AC की बात कर रहा है तो वो कितना है tan π/6, और AC लिक्विड और गैस के बीच इक्विलिब्रियम है, तो मीन ये हो जाएगा आपका स्लोप ऑफ आपका वेपराइजेशंस। नेक्स्ट देखते हैं, इसी तरीके स्लोप ऑफ आपको A और B दिया है, वो कितना है tan π/3 दिया है, तो ये है स्लोप ऑफ इसे हम कहते हैं मेल्टिंग कर्व, स्लोप ऑफ मेल्टिंग। नेक्स्ट क्या कर रहा है रिस्पेक्टिवली इफ़ द मेल्टिंग कर्व, तो हमें केवल मेल्टिंग कर्व से लेना है, बाकी सब स्लोप के बारे में डिस्कस नहीं करना है हमें। तो द मेल्टिंग पॉइंट्स एंड उसका मेल्टिंग पॉइंट दिया है, और डेल्टा H ऑफ मेल्टिंग R, तो मेल्टिंग पॉइंट दिया है, मीन T = टेम्परेचर आपको दे दिया 300 केल्विन। ये आपका मेल्टिंग टेम्परेचर है कि वह कंपाउंड इतने पे मेल्ट हो जा रहा है। इसके साथ साथ एंथैल्पी ऑफ मेल्टिंग आपको दिया है, वो कितना है आपका 3 किलो जूल मोल इनवर्स, 3 किलो जूल तो 300 जूल मोल इनवर्स। तो आपको क्या बताना है, द चेंज इन द वॉल्यूम ऑन द मेल्टिंग इज, मतलब डेल्टा V बताना है आपको। तो अकॉर्डिंग टू क्लैपेरॉन इक्वेशन dP/dt, मेल्टिंग के केस में बात करेंगे, डेल्टा H मेल्टिंग डिवाइड बाई T इंटू V2 या डेल्टा V लिख सकते हो, V2 - V1। तो इस केस में आपको dP/dt की वैल्यू आपको मेंशन है, AB जो स्लोप ऑफ AB होगा वो कितना है tan π/3, डेल्टा H की वैल्यू आपको मेंशन है 3000 डिवाइड बाय टेम्परेचर दिया 300 इंटू डेल्टा V, यहाँ से आप कैंसिल कर लेंगे 10 टाइम, तो डेल्टा V = आपको मिल जाएगा
डेल्टा वी इज इक्वल टू कहेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ से 10 डिवाइड बाई 10 π/3, या लिख सकते हैं 10 इंटू कॉट π/3। तो इसका डेल्टा वी मतलब चेंज इन द वॉल्यूम आपको मिल जाएगा कॉट 10 इंटू कॉट π/3। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। CSIR 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था, द लोवेस्ट प्रेशर एट विच द लिक्विड फेज ऑफ द प्योर सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट इज़ नोन एज। तो ये हम आपको पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसके पहले वाले वाटर सिस्टम की बात किए थे तो उसमें बताए थे क्रिटिकल पॉइंट प्रेशर के नीचे ही लिक्विड फेज एग्जिस्ट करता है, उसके ऊपर आपका लिक्विड फेज एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे वाटर सिस्टम की बात किए थे तो वाटर सिस्टम का जब हम लोग फेज डायग्राम डिस्कस किए थे तो इस तरीके फेज डायग्राम ऑफ वाटर सिस्टम था, और इस पॉइंट्स के ऊपर यहीं तक लिक्विड फेज था, पॉइंट बी तक, उसके ऊपर लिक्विड फेज एग्जिस्ट नहीं किया था, और उसके करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर था उसे हमने नाम दिया था क्रिटिकल पॉइंट प्रेशर। तो यहाँ पे क्वेश्चन वही पूछ रहा है, द लोवेस्ट प्रेशर जिस पे केवल लिक्विड फेज अपीयर्स हो प्योर सब्सटेंस का, तो दैट इज़ द क्रिटिकल प्रेशर। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट, क्रिटिकल पॉइंट प्रेशर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन था ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 2016 में दिसंबर में पूछा गया था, द चेंज इन द फेज डायग्राम द वॉल्यूम चेंज इन द फेज डायग्राम इज जीरो। तो यहाँ पे वॉल्यूम चेंज इन द फेज डायग्राम मतलब डेल्टा वी इज जीरो दिया है आपको। फ्रॉम दिस द फेज बाउंड्री इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो फेज बाउंड्री को मैं रिप्रेजेंट करना था। तो जैसे हम फेज डायग्राम हम अकॉर्डिंग टू क्लासेस क्लैपेरॉन इक्वेशन से बात करेंगे तो क्या इक्वेशन है, dp/dt की बात करते हैं इज इक्वल टू डेल्टा h/t, यहाँ पे v2/v2 माइनस v1, या इसे लिख सकते हैं डेल्टा h/t डेल्टा v। अब यहाँ पे क्वेश्चंस में गिवन है आपको, गिवन दैट डेल्टा v इज इक्वल टू ज़ीरो, तो dp/dt जो होगा अप्रोच करेगा टूवर्ड इन्फिनिटी की तरफ। इन्फिनिटी मीन्स अगर हम स्लोप की बात करते हैं तो स्लोप इज tan थीटा होता है, तो tan इन्फिनिटी आएगा, और tan इन्फिनिटी मीन π/2, तो उसका वैल्यू 90 होना चाहिए, जो स्लोप होना चाहिए वो 90 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, अगर इसकी बात करते हैं तो ये हमारा स्लोप होता है एक्स एक्सिस के साथ, टेन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है वही उसका स्लोप होता है। तो ये स्लोप आपका या तो 30 होगा, या तो 45 होगा, या तो 60, इस तरीके कोई भी होगा, लेकिन 90 नहीं है स्लोप। यहाँ पे हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो स्लोप है थीटा है वो आपका ज़ीरो है। यहाँ पे अगर बात करेंगे तो नेगेटिव स्लोप है, स्लोप आपका नेगेटिव है, जबकि इस केस में जो स्लोप आ रहा है वो 90 है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ए होगा। प्रेशर और टेम्परेचर के बीच अगर हम वॉल्यूम डेल्टा वी ज़ीरो होगा तो उस केस में स्ट्रेट लाइन आता है। सेम इस तरीके का क्वेश्चन आप वहाँ भी पढ़े होंगे, अगर dp/dt की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो हमारा स्लोप पॉजिटिव होता है इस तरीके का, अगर dp/dt की वैल्यू नेगेटिव आता है तो स्लोप मेरा इस तरीके होगा, और यदि dp/dt की वैल्यू ज़ीरो आती है तो हम सीधा स्ट्रेट लाइन ऐसे खींचते हैं। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट किए तो tan थीटा की वैल्यू मतलब tan जो आ रहा है वो 90 डिग्री आ रहा है, तो 90 डिग्री हमारा स्लोप बनना चाहिए, तो यहाँ पे 90 डिग्री स्लोप है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। CSIR 2017 जून में पूछा गया था, अ वन कंपोनेंट सिस्टम विथ एसोसिएटेड फेज डायग्राम इज नॉट पॉसिबल बिकॉज, इसमें ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो पॉसिबल नहीं है। पहला देखते हैं, OV हैज़ अ नेगेटिव स्लोप। यस, नेगेटिव स्लोप हो सकता है। तो देखते हैं OB की बात करते हैं, यहाँ पॉइंट O होना चाहिए था, O से B, तो यहाँ पे स्लोप क्या है इसका, नेगेटिव स्लोप है। OC हैज़ अ पॉजिटिव स्लोप, यस, टूवर्ड अवे फ्रॉम द प्रेशर, तो दैट इज़ द पॉजिटिव स्लोप, इसका पॉजिटिव स्लोप है। टूवर्ड द प्रेशर्स तो नेगेटिव स्लोप होता है, तो ये करेक्ट, दोनों करेक्ट है। बोथ OB एंड OC आर लीनियर, दीज आर लीनियर, ये भी करेक्ट है। इसके साथ साथ D की बात करते हैं तो OB, OC, OD कैन नॉट ऑल को एग्जिस्ट गिवन पॉइंट OA। यस, दिस कैन नॉट एग्जिस्ट द गिवन पॉइंट OA, क्योंकि अगर हमारा चारों फेज एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट कर जाएंगे इक्विलिब्रियम में तो डिग्री ऑफ फ्रीडम नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2 से निकालेंगे फेज रूल से। कंपोनेंट 1 है आपका, 1 कंपोनेंट की बात किया है क्वेश्चंस में, माइनस अगर 4 फेज इक्विलिब्रियम हो गए तो फेज F की वैल्यू 4 होगी, प्लस 2 इज इक्वल टू -1, और डिग्री ऑफ फ्रीडम नेगेटिव नहीं होते, इसलिए स्टेटमेंट 4th की बात करेंगे वो पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि चारों के चारों फेज अल्फ़ा बीटा गामा एंड डेल्टा चारों के चारों फेज पॉइंट O पे लाइन
ओ ए के अलॉन्ग करस्पॉन्डिंग कभी भी मीट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम निगेटिव हो जाएगा। इसलिए इसका इनकरेक्ट ऑप्शन, अगर बात करेंगे नॉट पॉसिबल ऑप्शन की बात करेंगे तो डी है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा। तो ये 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था CSIR में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, CSIR 2013 दिसंबर में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे, द नंबर ऑफ द फेजेस कंपोनेंट्स, फेज की बात कर रहा है, कंपोनेंट्स की बात कर रहा है, एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात कर रहा है। व्हेन आर्गन इज एडेड एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ NOO2 एंड NO2 इन द गैस फेज। तो आपको पूछ रहा है कि इस केस में कंपोनेंट निकालिए, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालिए और फेज कितना है। तो सभी तो गैस फेज में है, NO गैस में है प्लस O2 कंबाइंड होके ये बना क्या रहे हैं NO2। रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं, तो यहाँ पे 2 कर लेते हैं, यहाँ पे भी 2 हो जाएंगे, तो नाइट्रोजन 2 हो गए, ऑक्सीजन 4, ओके। रिएक्शन कंप्लीट है, बैलेंस है। तो इस केस में यहाँ पे सभी के सभी किस फेज में है, गैस फेज में है, तो फेजेज इसका 1 हो जाएगा, क्योंकि गैस जो होते हैं होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं, और उस केस में इसके जो फेज हो जाते हैं आपके 1 हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग फेज डायग्राम में पढ़े हैं कि अ गैस मिक्सचर कंस्टिट्यूएंट्स अ सिंगल फेज सिंस गैस आर द कम्प्लीटली मिसबल। तो कम्प्लीटली मिसबल है, तो इसलिए इसके फेजेस 1 हो जाएंगे। नाउ वी डिस्कस द कंपोनेंट के लिए हम लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं N-E। तो N-E जो हम लोग डिस्कस किए हैं, N-E कंपोनेंट का फार्मूला है, जो फेज डायग्राम में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, जहाँ पे N जो होता है वो नंबर ऑफ़ द केमिकल स्पीसीज़ होता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ केमिकल स्पीसीज़ की बात करेंगे तो 1, 2 और 3, तो यहाँ पे 3 आपके केमिकल स्पीसीज़ हैं। उसके साथ साथ E जो होता है, वहाँ पे E के बारे में बात करते हैं तो नंबर ऑफ़ इंडिपेंडेंट इक्वेशन रिलेटेड टू द कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट इक्वेशन एक दिख रहा है जो कंसंट्रेशन के साथ रिलेटेड है, तो इसकी वैल्यू आ जाएंगी 2, ओके। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चंस में एक पैरामीटर और ऐड कर दिया है, ई आपको आर्गन को ऐड कर दिया इन इक्विलिब्रियम में, तो एक और आपके केमिकल्स इंक्रीज कर गए, जिसके कारण यहाँ पे कंपोनेंट C जो होगा 2 + 1, आर्गन के कारण 1 हो गया, तो टोटल कंपोनेंट 3 आ जाएंगे, क्योंकि व्हेन आर्गन इज एडेड टू द इक्विलिब्रियम मिक्सचर देन द नंबर ऑफ कंपोनेंट इंक्रीजेज एंड द नंबर ऑफ कंपोनेंट इज 2 + 1, 1 किसके लिए, आर्गन के लिए, और 2 किससे आया, इस इक्विलिब्रियम सिस्टम के केस में, तो टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट 3 हो गया। नाउ वी फाइंड आउट द डिग्री ऑफ फ्रीडम, F = C - P + 2, तो कंपोनेंट इज 1 माइनस फेज इज कंपोनेंट इज 3, फेज इज 1 + 2 = आपको मिल जाएगा 4। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फेज इज 1, कंपोनेंट इज 3 एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 4। तो 1, 3, 4, तो 1, 3, 4 ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ वी डिस्कस द ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर जो CSIR 2012 में पूछा गया था, एन एक्वस नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एन एक्वस मिक्सचर ऑफ NaCl HCl इज एग्जैक्टली न्यूट्रलाइज, हमने NaCl और HCl के सोल्यूशन को न्यूट्रलाइज कर दिया, ओके, न्यूट्रलाइज्ड बाय द एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaOH सोल्यूशन, द नंबर ऑफ कंपोनेंट इन द फाइनल मिक्सचर। तो जब भी कभी हमें साल्ट के फॉर्म में दिया होता है तो साल्ट को हम लोग पहले ब्रेक कर लेते हैं उसके कंस्टिट्यूएंट्स आयंस में, OH कितने आयंस है इसमें, और HCl। तो टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट की बात करें तो C = हम लोग पढ़ चुके हैं N - E, तो टोटल आपके जो यहाँ पे N की बात करेंगे, नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स कितने हैं 1, 2, 3, 4, NaCl को ब्रेक करेंगे Na + Cl - HCl आपका साल्ट नहीं है तो इसलिए HCl को ऐसे ही रहने देंगे, Na इसमें टूटेगा, फिर NaOH, चूँकि Na आप ले चुके हैं तो इसलिए OH को कंसिडर करेंगे, तो OH 1, 2, 3 और एक HCl 4। तो टोटल नंबर ऑफ जो केमिकल स्पीसीज़ हैं वो आपके 4 हो गए, -E मतलब इक्विलिब्रियम कितने हैं यहाँ पे आपके, या नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशन कितने हैं, तो आयंस के केस में 1 लेते हैं, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ से आपको फाइंड हो जाएगा 3, तो नंबर ऑफ कंपोनेंट इज 3, ओके। नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका
UPHESC में पूछा गया था 2016 में। वो क्वेश्चन पूछा गया था सेम फेज डायग्राम पे कि फॉर अ सिस्टम, एक सिस्टम आपको दिया था N2O4 गैस में कन्वर्ट हो रहा था टू NO2 गैस में। तो आपसे पूछा था कि कंपोनेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम बताना था, कंपोनेंट बताना था, फेज बताना था। तो चूंकि ये गैस में है तो फेज फर्दर 1 हो जाएगा। कंपोनेंट की बात करेंगे तो N-E की बात करेंगे तो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट आपके 2 हैं, और इसमें जो इक्विलिब्रियम है, एक आपको इक्विलिब्रियम दिया है इंडिपेंडेंट इक्वेशंस में, तो इसके कंपोनेंट 1 आ जाएंगे। नाउ वी फाइंड आउट द डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो क्वेश्चन में पूछा था डिग्री ऑफ फ्रीडम एट इक्विलिब्रियम, इस सिस्टम के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा। F = C - P + 2 से हम निकालेंगे तो कंपोनेंट इज 1 - 1 + 2 = 2। तो इस केस में इसका जो करेक्ट ऑप्शन था UPHESC, मतलब जो उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन में 2016 में पूछा गया था, उसमें जो करेक्ट ऑप्शन था 2, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम इज़ 2। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।